Hello the students of class 12. I am Abhay Kumar. In this video appear with part 8 of the second chapter electrostatic potential and capacitance. The topic is electrostatics of conductors, in which I am going to deal with some important results regarding the electrostatics of conductors or behavior of conductors in the electric field. इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कंडक्टर के बिहेवियर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में देखेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट रिजल्ट इज नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज जीरो. किसी चार्ज कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है वह जीरो होता है. और ऐसा इसलिए कि जब किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर के अंदर में है वह डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ड्रिफ्ट करता है. इसके कारण अदर फेस जिधर से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है वहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो जाती है और वह जो फेस है कंडक्टर का वहाँ पॉजिटिव चार्ज का एक्सेस हो जाता है, और दूसरे साइड में जहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएंगे वहाँ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है. तो वह जो साइड है कंडक्टर का वह नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. जैसे कि हम देखते हैं कंडक्टर में कोई कंडक्टर है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई टू द कंडक्टर. बाहरी विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कंडक्टर पर अप्लाई किया गया है. ये कंडक्टर है आपका. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी का डायरेक्शन वही रहेगा, लेफ्ट टू राइट. तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा कंडक्टर के अंदर वह ड्रिफ्ट करेगा इधर लेफ्ट साइड में. तो ये फेस जो होगा एक फेस ये यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चूंकि इधर से ड्रिफ्ट कर गया लेफ्ट साइड में, तो ये फेस जो है यहाँ कंडक्टर का ये पॉजिटिव हो जाएगा चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो गई. इस फेस को ही हम मान लेते हैं. दूसरा फेस इधर बी है और इधर चूंकि इलेक्ट्रॉन आ गया है इधर ड्रिफ्ट होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट, इसलिए इस फेस पर इलेक्ट्रॉन जो है ये फेस जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा लेफ्ट साइड, और राइट साइड जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड. और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका ये इस डायरेक्शन में है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट, लेफ्ट टू राइट. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और कंडक्टर के अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, तो जिसका डायरेक्शन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट के कारण ये फेस जो है बी फेस, लेफ्ट फेस जो है नेगेटिवली चार्ज हो गया और राइट फेस पॉजिटिवली चार्ज. तो कहने का मतलब इसके अंदर भी जो है इधर प्लस से माइनस की तरफ एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा कंडक्टर के अंदर में. उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन. और यहाँ दोनों का चूंकि कंडक्टर के अंदर जो है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या, फर्स्ट आपका जो रिजल्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है कंडक्टर इज जीरो. तो फर्स्ट रिजल्ट इज, नाउ यू कैन राइट डाउन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज जीरो. ए चार्ज्ड कंडक्टर इज जीरो. कोई भी चार्ज कंडक्टर है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वह जीरो हो जाता है. तो यहां हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को रखने पर इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट ड्रिफ्ट करता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पहुंच गया बी फेस के निकट.
एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो इसलिए ये फेस निगेटिवली चार्ज हो गया। और ये फेस जो है चूंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो गई, यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, अदर फेस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, सो इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। सो एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इनसाइड द कंडक्टर। एक इंटरनल आंतरिक जो है विद्युत क्षेत्र, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है कंडक्टर के अंदर, जिसका डायरेक्शन जो होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के अपोजिट है ईपी। और चूंकि इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज जीरो, तो ये तभी होगा जब ये इसका मैग्नीट्यूड मान एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फील्ड जो होगा जीरो हो जाएगा। सो ई मॉड ऑफ ई नॉट, मॉड ऑफ ई हेयर, मॉड ऑफ ई एंड मॉड ऑफ ई पी दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, दोनों सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फील्ड जो होगा कंडक्टर के अंदर वह जो है आपका जीरो हो जाएगा। ये 2019 के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम, ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछा था कि 3 मार्क्स में कि गिव द थी इलस्ट्रेट द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल्सो बिहेवियर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाई इलेक्ट्रिक का तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ कंडक्टर का यहाँ पर जो बिहेवियर है इसी को डायग्राम से दिखाना था, तो ये पूछा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपका जो फेस है ये पॉजिटिवली चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड ए फेस, और ये बी फेस जो है निगेटिवली चार्ज है, ये हो गया आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर ऐसा हुआ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ई नॉट जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तब कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ई इनसाइड इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों का मोड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह जीरो होता है, जिसको कि हमने यहाँ भी यहाँ दिखा दिया इस सेकेंड फिगर में। चलिए, तो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। नाउ फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। नाउ द second important result regarding the electrostatic of conductor is the direction of electrostatic field just outside the conductor is normal to its surface, is perpendicular to its surface and directed outward in outward direction। मतलब कोई कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है, तो उसके सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के नॉर्मल होता है। सरफेस के अगर नॉर्मल नहीं होगा, टेंजेंशियल अगर होगा या सरफेस से जो है सरफेस से कुछ एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो उसके कारण जो है जो कंडक्टर है उसके सरफेस पर जो ये थी चार्ज है उस पर वह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है वह अगर नॉर्मल नहीं है तो उस पर फोर्स लगाएगा, जिसके कारण एक सरफेस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा कंडक्टर के सरफेस पर। लेकिन आप जानते हैं कि कंडक्टर के सरफेस पर जो भी चार्ज होता है वह जो है स्टैटिक होता है। ऑल चार्जेज आर स्टैटिक, ऑल चार्जेज आर स्टैटिक ऑन द which lie on the surface of a conductor. So there is no question of surface current, and surface current will produce only if there is if the electric field is not perpendicular to the surface of the electric field, but it is inclined or makes an angle theta to the direction of electric field. So there is no question of no question of surface current in case of a charge conductor. So the direction of electric field will only unique, and that unique direction will be the perpendicular to the चार्ज कंडक्टर इन आउटवर्ड डायरेक्शन। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंशियल नहीं होगा, या सरफेस से जो है किसी एंगल पर इंक्लाइन नहीं होगा, एनी एंगल पर इंक्लाइन होगा तो उससे क्या होगा कि जो चार्ज है सरफेस पर उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है फोर्स क्रिएट करेगा, और फोर्स क्रिएट करने से क्या होगा कि उसमें सरफेस करंट प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर कोई सरफेस करंट प्रोड्यूस नहीं होता है कि चूंकि जो भी चार्ज है उसके सरफेस पर वह जो है स्टैटिक चार्ज है। सो ओनली वन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर। तो सेकेंड प्रॉपर्टी, नाउ यू कैन राइट डाउन
the direction of electrostatic field is just outside the surface of a charged conductor is must be normal, means perpendicular, normal or perpendicular to its surface, केवल नॉर्मल होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन नहीं होगा, केवल नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। ये कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, चार्ज कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो हमेशा जो है परपेंडिकुलर ही होगा, टेंजेंशियल नहीं होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से किसी एंगल पर इधर इंक्लाइन नहीं हो सकता है। दिस केवल होगा तो सरफेस के नॉर्मल होगा, इसके अलोंग इंक्लाइन नहीं हो सकता है। इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंक्लाइन नहीं हो सकता है, थीटा एंगल पर इधर नहीं हो सकता है। इंक्लाइन होने पर जो है सरफेस करंट होगा, इसलिए केवल यूनिक डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के किसी भी पॉइंट पर, वह होगा परपेंडिकुलर टू इट्स, परपेंडिकुलर टू द सरफेस in outward direction at any point. This is the second property. Now we will discuss the third property, some more properties, third property and onward of the behavior of conductors in the electrostatic field. Now third property, third results obtained regarding to the electrostatic of conductor is, you can write down net electric charge inside a conductor, interior, in the interior of the conductor, inside a conductor is 0. That is the interior of a conductor having no charge, no electric charge, चार्ज जीरो है। किसी कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो होता है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं गॉसेस थ्योरम के यूज से। दिस इज द थर्ड रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, behavior of electrostatics of conductor in the electric field. So using Gauss's law, we have integral over closed loop phi E electric flux. The formula of electric flux is the surface integral of electric field over the entire closed surface. So we can write it E vector dot ds vector is equal to 0, is equal to q upon epsilon naught. But we have already discussed that electric field inside a conductor is 0. अभी हमने देख लिया है कि but electric field is equal to 0 इनसाइड ए कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इनसाइड ए कंडक्टर। देयरफॉर गॉसेस थ्योरम E डॉट ds, दिस टर्म E is 0, देयरफॉर दैट मीन्स q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। ये लेफ्ट हैंड साइड तो 0 ही हो गया E 0 होने से, देयरफॉर q इज इक्वल टू 0। ये प्रूव हो गया। चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज 0, दिस इज प्रूव्ड। This followed by the next
result inside, since net electric charge inside a conductor is 0, तो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा ही नहीं, तो कहाँ रहेगा? इसका मतलब है आउटसाइड सरफेस पर रहेगा. सो इलेक्ट्रिक चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर. इसी से ये जो आपका रिजल्ट है, इसी से एक दूसरा रिजल्ट मिल गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है अंदर रहेगा नहीं, अंदर जीरो होगा, तो रहेगा कहाँ आखिर? तो उसके सरफेस पर होगा. क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज resides on the electric charge resides on the surface. Surface means outer surface. Outer surface of a conductor. गॉस लॉ से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कंडक्टर का, गॉस लॉ से आया कि चार्ज जो है जीरो है सरफेस के अंदर में, कंडक्टर के अंदर जीरो है, तो जीरो है तो आखिर रहेगा कहाँ? तो इसका मतलब इंटीरियर में नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसके सरफेस पर होगा. तो गॉस लॉ का अप्लाई करने से ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रॉपर्टी प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट रिजल्ट, विच इज result number 5. Result number 5 is electric potential, electrostatic potential, electrostatic potential is same over the entire volume, over the entire volume of a conductor, of a conductor मतलब means charge conductor, conductor as inside as outside. जितना आउटसाइड पर होगा उतना ही just outside as that of inside. That is same outside, माने same potential outside as that of inside. Same potential as outside, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आउटसाइड एज दैट ऑफ द इनसाइड. जितना अंदर होगा उतना बाहर होगा. इसको भी हम देख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनसाइड ए कंडक्टर वो जीरो होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोटेंशियल में रिलेशन होता है E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr. तो E जीरो है तो dV इक्वल टू जीरो, ऑन इंटीग्रेशन V इज कॉन्स्टेंट. तो जितना सरफेस के जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के अंदर होगा, इंटीरियर में होगा, उतना ही एक्सटीरियर में होगा. इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इज जीरो इनसाइड ए कंडक्टर, बट पोटेंशियल इज नॉट जीरो, पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट. जितना अंदर होगा उतना ही बाहर होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सरफेस है कंडक्टर का वह जो है इक्वी पोटेंशियल, किसी चार्ज कंडक्टर का जो सरफेस होता है इक्वी पोटेंशियल होता है. तो अब इसको हम प्रूव कर सकते हैं, देख सकते हैं मैथमेटिकली भी इसको. नाउ प्रूफ ऑफ द रिजल्ट 5. We know that electric field intensity is negative potential gradient minus dV upon dr, minus dV upon dr. Electric field is minus dV upon dr.
दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। नेगेटिव साइन ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर होगा, उस साइड में होगा, उसके लॉन्ग होगा, उस डायरेक्शन के लॉन्ग होगा जिधर पोटेंशियल फॉल करता है। मतलब पोटेंशियल फॉल करेगा इन्फानाइट की ओर जाने, इन्फिनिटी की ओर जाने पर। इन्फिनिटी से दूर जाएंगे, इधर आएंगे लेफ्ट में तो पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो वर्क डन भी कम होगा, तो पोटेंशियल भी कम होगा उस सिचुएशन में। तो इनसाइड ए कंडक्टर इज इक्वल टू जीरो, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सो वी हैव पुटिंग ई बराबर जीरो इन दिस रिलेशन, इसलिए जीरो इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, नेग्लेक्टिंग माइनस साइन, और डी वी इज इक्वल टू जीरो, 1 बाई डी आर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, सो डी वी इज इक्वल टू जीरो। ऑन इंटीग्रेशन इंटीग्रेट कर देंगे, ऑन इंटीग्रेशन इंटीग्रल डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो, देयरफॉर डी वी का इंटीग्रेशन भी हो गया, पोटेंशियल दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया ये, दैट इज पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जीरो, इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉरी जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट प्रूव्ड। और यही आपका रिजल्ट था कि किसी चार्ज कंडक्टर के इंटायर वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, पोटेंशियल जो होता है कांस्टेंट होता है। मींस कंडक्टर का जो सरफेस होता है चार्ज कंडक्टर का इक्वी पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जीरो होगा लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, जितना आउटर सरफेस पर उतना ही उसके इनसाइड में। तो दिस प्रूव्स द फिफ्थ रिजल्ट। नाउ सिक्स्थ रिजल्ट इज, सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए कंडक्टर इज डिफरेंट फॉर इट्स डिफरेंट पार्ट्स। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी कंडक्टर के लिए जो होगा वह उसके डिफरेंट पार्ट पर जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे कोई कंडक्टर हम ले लें, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डाउन इट्स दिस रिजल्ट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए ओवर ए चार्ज कंडक्टर is different for its different parts या different portions। किसी चार्ज कंडक्टर के डिफरेंट पोर्शन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वह जो है डिफरेंट होगा। अगर कंडक्टर इरेगुलर शेप का है, रेगुलर शेप का है तब तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो सकता है, लेकिन इरेगुलर शेप का है, मान लिया कि कोई चार्ज कंडक्टर इरेगुलर शेप का है, इस ढंग का है, एक उसका फेस जो है पॉइंटर है, दूसरा जो है वाइडर है, तो यहाँ चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज पॉइंटर वाले भाग पर, पोर्शन पर, वह थोड़ा ज़्यादा होगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे वाइडर होता जाएगा तो वहाँ चार्ज का जो प्रेजेंस है वह थोड़ा सा कम होगा, माने गैप पर होगा। लेकिन जो नैरो पार्ट है उसमें, नैरो पार्ट है तो वहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है। जैसे जैसे वाइडर पार्ट है तो वहाँ एरिया बढ़ेगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी घटेगा, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इजकल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। तो ये जो आपका पॉइंटर पार्ट है, इसका नैरो पार्ट है, पॉइंटर जो पोर्शन है इसका कंडक्टर का, चार्ज कंडक्टर का, इस पर जो है इसका एरिया कम है, इसका एरिया स्मॉल है इस पार्ट का। तो एरिया स्मॉल होने से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ज़्यादा होगा। ये हो गया Q अपॉन A एरिया। तो जहाँ एरिया कम होगा तो वहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, इसलिए
चार्ज का जो है, चार्ज यहाँ नैरो पार्ट पर जो है, इसका पॉइंटर पोर्शन पर चार्ज जो है ज़्यादा प्रेजेंट होगा, चार्ज जो है सटा हुआ है। और वाइडर पार्ट है तो उसका एरिया ज़्यादा है, उधर अदर साइड में पार्ट जो है इसका कंडक्टर का वाइडर है, तो इसलिए एरिया ज़्यादा है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का वैल्यू जो है कम होगा, इसलिए चार्ज जो है थोड़ा सा ज़्यादा सेपरेशन पर है उसके वाइडर पार्ट पर, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी उधर कम होगा, इधर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है पॉइंट थी जो आपका नैरो पार्ट है, नुकीला जो पार्ट है पॉइंटर पोर्शन, उस पर जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, उधर कम होगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है अगर जो कंडक्टर है वह जो है इरेगुलर शेप का है तब। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डील विथ लास्ट रिजल्ट, लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट ऑब्जर्वेशन है ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच कैन बी आस्क्ड एज in which we can apply Gauss's law, one of the application of Gauss's law, and can be asked in the examination. Now seventh and last result regarding the behavior of electrostatic of conductors. It is very important one for the examination point of view. Right. Electric field intensity, electric field intensity at a point near a charged conductor is given by is E equals to sigma upon epsilon naught n cap, where n cap is the unit vector normal to the perpendicular to the surface in outward direction, where n cap is the unit normal vector perpendicular to the surface of the charged conductor. Perpendicular to its surface means surface of the charged conductor. This is very important result regarding the electrostatics of conductor, and it can be asked in the examination. It is usually asked. So we have to prove it using Gauss's theorem. It is one of the application of Gauss's theorem. 3 applications we have already discussed in chapter 1, and 4th is here. Suppose a charged conductor of any shape, it can be of irregular shape, or as a plane conductor. It should earth should also treated as plane conductor. उसके लिए भी होगा, उसके लिए भी उसके नज़दीक अर्थ के निकट भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कोई प्लेन कंडक्टर है जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, इसके बाद हम पढ़ाएंगे अगले टॉपिक से, पार्ट से जो है इसके बाद कैपेसिटर के बारे में। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटर चार्ज जो आपका कैपेसिटर प्लेट हो, कलेक्टर प्लेट है, उसके नज़दीक भी उसके नियर भी कोई पॉइंट होगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा, तो वहाँ भी यही फार्मूला यूज होगा। वहाँ भी दिस फार्मूला इज वेरी यूजफुल फॉर टू इवेलुएट द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वहाँ भी हम यूज करेंगे। तो यहाँ कोई चार्ज कंडक्टर लेते हैं, किसी भी शेप का, इरेगुलर शेप का कोई चार्ज कंडक्टर लेते हैं जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसका सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ इसका जो है, ये फ्रंट सरफेस इसका चार्ज है, और यहाँ कोई पॉइंट भी लेते हैं इसके नज़दीक में, यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको कैलकुलेट करना है। तो गॉस थ्योरम यूज करेंगे
तो वहाँ पर एक गॉसियन सरफेस लेना होगा पी के अराउंड, जो कि यहाँ जो चार्ज कंडक्टर है उसके कुछ पार्ट के चार्ज को इनक्लोज कर सके। तो गॉसियन सरफेस आप इमेजिन करते हैं, एक सिलेंडर ले लेते हैं गॉसियन सरफेस यहाँ इसके अबाउट, और गॉसियन सरफेस का एक पार्ट जो है अंदर में होगा, सरफेस के अंदर में होगा, और दूसरा पार्ट बाहर में होगा, बाहर पी पॉइंट से होकर। दिस इज द गॉसियन सरफेस थ्रो पॉइंट पी। दिस इज द गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा यहाँ बाहर की तरफ होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने देखा प्रॉपर्टी में, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। और यहाँ कोई स्मॉल एरिया ले लें पी के अबाउट ds, स्मॉल एरिया एलिमेंटल एरिया, तो ds पर जो नॉर्मल ड्रॉन करेंगे, ये सरफेस है, स्मॉल एरिया है इसका पी के अराउंड। जो गॉसियन सरफेस है उसका एक स्मॉल पोर्शन, स्मॉल एरिया लिए हैं ds, और उस पर नॉर्मल ड्रॉन किए हैं तो उसका भी डायरेक्शन उधर ही है। ई वेक्टर और ds वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, दोनों के बीच का एंगल जीरो हो जाएगा। और यहाँ अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ देखिए आप अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने देखा है प्रॉपर्टी में कि चार्ज कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो होता है। और यहाँ जो इसका गॉसियन सरफेस का नाम दे देते हैं ए बी, ये तो पॉइंट पी था आपका यहाँ, इसका नाम दे देते हैं ए बी, और ये सी डी गॉसियन सरफेस है, ए बी सी डी। इसका सरफेस एरिया एस मान लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया। और यहाँ इसके जो आपका सिंडिकल पोर्शन है ए डी, तो सिंडिकल पोर्शन पर के पास जो है एक सरफेस एरिया, स्मॉल एरिया लेंगे ds, तो वहाँ पर नॉर्मल ड्रॉन करेंगे तो ds वेक्टर का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये ds वेक्टर का डायरेक्शन ये स्मॉल जो एरिया ds है उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वह होगा, वह सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ एंगल 90 हो गया। तो कहने का मतलब है कि कहीं भी अगर गॉसियन सरफेस ए बी सी डी लेते हैं तो किसी भी उसके पूरा जो आपका सिलिंड्रिकल पोर्शन है ए डी, उसके कहीं किसी भी पॉइंट पर इसका स्मॉल एरिया लेंगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो कोई फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं करेगा एडी से होकर। तो फ्लक्स केवल कंट्रीब्यूट होगा केवल यहाँ जो आपका सर्कुलर, यहाँ जो फ्लैट जो पार्ट है, फ्लैट इंड है या सर्कुलर जो कैप है ए बी से होकर, सी डी से भी नहीं होगा क्योंकि अंदर में कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह जीरो होता है। ये कंडक्टर है तो इससे भी कंट्रीब्यूट नहीं होगा। तो केवल कंट्रीब्यूशन होगा फ्लक्स का यहाँ पर, क्योंकि एडी पार्ट से भी कहीं भी लेंगे, एडी पार्ट स्मॉल एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के नॉर्मल होगा, तो इसलिए फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो केवल यहीं से होगा फ्लक्स। तो यहाँ जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी सपोज है ना, लेट पी बी ए पॉइंट गॉसियन सरफेस सपोज कर लेते हैं, सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी of a charge conductor taken into consideration, जो हमने यहाँ लिया है चार्ज कंडक्टर जो फिगर 1 में हमने शो किया है। और पी से जो है गॉसियन सरफेस जो है हम सपोज किए हैं, गॉस लॉ चूंकि अप्लाई करना है उसके हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है का एक्सप्रेशन। तो लेट सपोज ए गॉसियन सरफेस, सपोज ए गॉसियन सरफेस ए बी सी डी, जो कि सिलेंडर है, इमेजिनरी सिलेंडर है, ये बेलन है, आभासी बेलन है, इमेजिनरी सिलेंडर का फॉर्म का है। ए बी सी डी ऑफ सरफेस एरिया इसका ले लिए हैं एस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस एरिया एस।
अब फार्मूला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला यूज करके हम टोटल फ्लक्स निकाल लें, उसके बाद गॉस थ्योरम अप्लाई कर देंगे यूजिंग द फार्मूला, है ना। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फार्मूला से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the Gaussian surface, linked with the Gaussian surface is phi e, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का phi e। तो phi जो है 3 पार्ट में हम देखेंगे, 2 पार्ट में हालांकि कंट्रीब्यूशन नहीं होगा फ्लक्स का। फाई जो है आपका जो ये फ्लैट पार्ट है इसका, ये गॉसियन सरफेस का ए बी से होकर, फिर सिलिंड्रिकल पार्ट ए डी से होकर, और फिर सर्कुलर पार्ट या फ्लैट पार्ट जो अंदर में है कंडक्टर के अंदर सी डी से होकर, माने फाई ए बी प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो दिस सिलिंड्रिकल पार्ट ए डी प्लस फाई सी डी मीन्स जो है फ्लैट पार्ट सी डी या सर्कुलर कैप विच लाइज इनसाइड द कंडक्टर। और फाई ए बी फॉर्मूला यूज कर दीजिए, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई डी एस ए बी के लिए ई वेक्टर और डी एस वेक्टर। डी एस इज द वेक्टर इज द स्मॉल एरिया वेक्टर। व्हाट इज डी एस वेक्टर? डी एस वेक्टर स्मॉल एरिया वेक्टर normal perpendicular to the surface in normal direction perpendicular to a small area ds, perpendicular to ds, that is ds is the small area। और उस पर नॉर्मल ड्रॉन करते हैं तो वह वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जिसको एरिया वेक्टर कहा जाता है, स्मॉल एरिया वेक्टर ds वेक्टर। ई डी एस इक्वल्स टू, नीचे लिखते हैं ई डी एस कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर टी डी एस कॉस 0 स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करके, प्लस ई डी एस ए डी पर तो कहीं भी डी एस वेक्टर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन यहाँ डी एस वेक्टर जो डी एस लिए हैं यहाँ छोटा एरिया डी एस है यहाँ, तो इस पर नॉर्मल ड्रॉन करेंगे तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसलिए डी ई डी एस कॉस 90 प्लस इसमें तो 0 ई ही 0 हो गया है यहाँ, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो केवल ई के ही 0 कर देंगे, टोटल 0 ई 0 डॉट डी एस वेक्टर। इसको फॉर्मूला के रूप में नहीं लिखते हैं, ऐसे ही 0 हो जाएगा यहाँ पर, ये सी डी के लिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर ही 0, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है 0 होता है, हम देख चुके हैं शुरू में ही। ये केवल ई, और ई तो कांस्टेंट है, कहीं भी जो है ये जो ए बी आपका फ्लैट पोर्शन है ये गॉसियन सरफेस का, तो किसी भी पार्ट का यहाँ कोई भी पॉइंट लेंगे इस सर्कुलर कैप पर तो उसका चार्ज कंडक्टर से डिस्टेंस सेम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी सेम होगा। तो ई कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रल डी एस प्लस कॉस 90 0, हेयर इट इज ऑल्सो 0, और ई और डी एस हो गया, एक स्मॉल एरिया डी एस है स्मॉल एरिया, और सबका सम होगा, ऐसा बहुत सारा स्मॉल एरिया गॉसियन सरफेस में होगा, सबका सम जो है टोटल सरफेस एरिया एस हो गया, ई इंटू एस हो गया, ये फाई हो गया ई इंटू एस। ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूजिंग द फार्मूला। नाउ आप गॉसेस थ्योरम का यूज करना है, तो यूजिंग गॉसेस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड Q इज सिग्मा इंटू एस। चार्ज इंक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज सिग्मा इंटू एस। अभी भी हमने बतलाया था कि सिग्मा जो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया Q अपॉन एस, अगर एरिया ए है तो ए, यहाँ एस लिए हैं, इसे चार्ज इंक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस सिग्मा इंटू एस हो गया, सिग्मा इंटू एस चार्ज इंक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम मिटाते हैं। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये फ्लक्स है टोटल फार्मूला से और ये गॉसेस लॉ से, दोनों फाई ही है, तो फाई का वैल्यू ये सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसमें पुट कर देंगे, तो ई इंटू एस इक्वल टू हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, दोनों कंपेयर कर लिए, तो ई इंटू एस दोनों का आर सेम हो जाएगा, दोनों तो फ्लक्स ही है, ई इंटू एस इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस कैंसिल हो गया, इसलिए ई इक्वल टू
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द रिजल्ट इन वेक्टर फॉर्म। इस रिजल्ट से क्या मिला कि किसी चार्ज कंडक्टर के नज़दीक कोई पॉइंट होगा, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, चार्ज कंडक्टर पर सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का 1/ε0 टाइम। और इसको हम कूलॉम्स थ्योरम भी कहते हैं, नॉट कूलॉम्स लॉ, इट इज कूलॉम्स ऑल्सो कॉल्ड कूलॉम्स थ्योरम, लिख देते हैं। दिस इज द रिजल्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस इज द रिक्वायर्ड result. It is also known as Coulomb's theorem. It is also called Coulomb's law नहीं, Coulomb's theorem. Coulomb's theorem यही इन्फॉर्म करता है कि किसी चार्ज कंडक्टर के नज़दीक कोई पॉइंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी उस पर जो होगा कंडक्टर पर, उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। वेयर ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। इन वेक्टर फॉर्म हम इसको लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, 3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। शुरू में ही हम बतलाया कि एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो उसी डायरेक्शन में एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। दिस इज द रिजल्ट। तो ये आपका टोटल 7 जो आपका रिजल्ट है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स का इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, वो हो गया। अब इससे रिलेटेड एक और टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जो एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, शॉर्ट टॉपिक है वो, उसको भी हम कर देते हैं। तो ये पार्ट खत्म ही हो जाएगा। इसके बाद हम डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में देखेंगे और कैपेसिटर के बारे में देखेंगे, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज दिस वीडियो विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। दिस इज ए प्रोसेस in which some regions, a certain region in electric field is protected from the external electric field. It is used to save electrical appliances to kept inside a metal cage, because inside a metal cage electric field is zero. इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को किसी कंडक्टर से बने हुए खोल के अंदर, कैविटी के अंदर रखेंगे तो चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। चूँकि जानते हैं आप, हम देखे थे कि चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर में गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन में फर्स्ट चैप्टर में, कि कोई चार्ज स्फेरिकल सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो उसी ढंग से मेटल का कोई कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर, बाहरी सरफेस पर चार्ज तो केवल सरफेस पर रिसाइड होता है, तो उसके अंदर भी अगर किसी अप्लायंस को रखेंगे, कोई बॉक्स है खाली मेटल बॉक्स या मेटल केज, तो उसमें जो है बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई उसमें प्रभाव नहीं होता है, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है उसमें सेफ हो सकता है। तो ये आपका मेथड है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो है। तो राइट डाउन इट इज ए मेथड टू प्रोटेक्ट certain regions और electric appliances, electrical instruments from the effect of द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहरी विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो डैट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर केप्ट इनसाइड द कैविटी। तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो, अंदर में जो है चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इधर आपका बाहरी फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और
E0 E0 बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ेगा क्योंकि, और ये बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर का जो है इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड में आएगा, तो ये सरफेस जो है पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो जाएगी, और इधर इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेस हो जाएगा, तो ये सरफेस जो है लेफ्ट सरफेस जो है निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। लेकिन इसके भीतर में कैविटी है, तो उसके अंदर में कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट अप्लायंस रखें, या किसी चीज़ को कोई आदमी ही, अगर कोई पर्सन ही वान डी ग्राफ जनरेटर के अंदर खड़ा हो जाए, तो वान डी ग्राफ जनरेटर से 10⁻7 वोल्ट जो है 10 लाख वोल्ट से भी ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है प्रोड्यूस होता है। लेकिन उसके अंदर में भीतर का पोर्शन खाली होता है, उसके अंदर में कोई आदमी भी खड़ा हो जाए, पर्सन भी, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसलिए वो माने वह सेफ रहेगा। आदमी पर्सन जो है इनसाइड ए वान डी ग्राफ जनरेटर कैन बी सेफ्ड। तो कैविटी के अंदर जो ये कैविटी है, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, देयर इज नो चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वो जो डिवाइस है वो सर्टेन माने कोई भी चीज़ जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है या कोई भी चीज़ पर्सन उसके अंदर जो है कैविटी के अंदर अगर है तो उसमें सेफ रहेगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए ये हुआ। और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इसका एग्जाम्पल कहिए चाहे और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहिए, जो हमने दिया वान डी ग्राफ जनरेटर में। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इसका एक दो जो डेली लाइफ से रिलेटेड है, एप्लीकेशंस इसका है रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। इट इज सेफर टू सिट inside a bus, motor bus or a motor car during the lightning and thundering. Or raining instead of standing below a tree or on an open ground. बरसात हो रही है, बिजली चमक रही है, उस समय कोई मोटर कार के अंदर आप बैठेंगे, मोटर कार भी बाहरी सरफेस मेटल का बना हुआ है, या बस है उसके अंदर बैठना ज़्यादा बेनिफिट है। उसके अंदर आपको बिजली के थी उसको जो है लाइटनिंग का खतरा नहीं रहेगा, बिजली गिरने का कोई खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि बस के अंदर या मोटर कार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। और उसके इंस्टीड ऑफ बदले में कि आप पेड़ के नज़दीक खड़ा हो जाएं या ओपन मैदान में खड़े रहें, तो वहाँ पर ज़्यादा खतरा है बिजली गिरने का, जो है लाइटनिंग का ज़्यादा खतरा वहाँ है। तो चूँकि इनसाइड द कार और इनसाइड द बस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तो आदमी सेफ रहेगा अगर बस या मोटर कार के अंदर में रेनिंग और थंडरिंग के समय और लाइटनिंग के समय अगर रहता है, तो बस और कार के अंदर ज़्यादा सेफ है। और दूसरा अभी हमने बताया इनसाइड ए वान डी ग्राफ जनरेटर ये मशीन यूज टू जनरेट वेरी हाई डीसी पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी हाई ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻7 वोल्ट। वान डी ग्राफ इज द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट। वान डी ग्राफ जनरेटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, hence a person inside a वान डी ग्राफ जनरेटर इज टोटली सेफ, उसको कोई खतरा नहीं है। वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है, ये प्रोड्यूस करता है। पर्सन इनसाइड द जनरेटर इज टोटली सेफ। तो ये प्रैक्टिकल जो है एप्लीकेशन हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का, और इसको हमने देखा, यहीं पर ये पार्ट पूरा होता है।
अब अगले पार्ट में हम लोग इंसुलेटर का और डाई इलेक्ट्रिक के बारे में देखेंगे और तब कैपेसिटर के बारे में।